मैं हूं आपकी होस्ट महनाज जावेद और आप देख रहे हैं सांझा पाकिस्तान। सांझा पाकिस्तान नाम है एक सोच, एक विजन और एक जद्दोजहद का। नाज़रीन, सांझा पाकिस्तान सीज़न 1 की तरह इस सीज़न में भी आप जान पाएंगे मसीही औरत का अंदाज़े क़यादत। सांझा पाकिस्तान के इस मुख्तसर प्रोग्राम में मैं कोशिश करूंगी मसीही औरत की मेहनत, उसकी काविश और उसकी कामयाबियों को आपके सामने लाने की। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाली मसीही ख़वातीन को आपके सामने लेकर आते हैं, उनकी जद्दोजहद के बारे में, उनकी जो मेहनत है, उनकी जो काविशें हैं, उसको आपके सामने लेकर आते हैं। मेरी आज की मेहमान ख़ातून एक ऐसी ख़ातून हैं जो कि खुदा की राहबा हैं और बहुत ही जो अहम और आला फ़रीज़ा सरअंजाम दे रही हैं। आइए उनसे मिलते हैं और उन्हीं के काम के बारे में जानते हैं। मेरी आज की मेहमान ख़ातून हैं सिस्टर मरियम सादिक साहिबा। सिस्टर मरियम, आपको सांझा पाकिस्तान के प्रोग्राम में खुशामदीद। थैंक यू सो मच। सिस्टर, जैसा कि मैंने अपने नाज़रीन को बताया कि आप खुदा की राहबा भी हैं और एक बहुत ही आला फ़रीज़ा सरअंजाम दे रही हैं, तो मैं चाहती हूँ आप अपने शुरू से अपनी तालीम के बारे में और कहाँ से आपका ताल्लुक़ है और ये सारा कुछ मेरे नाज़रीन को ख़ुद बताएं। मेरा ताल्लुक़ जो है वो फैसलाबाद डायसिस से है। मैं एक आम से छोटे से घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ जी। हम 4 भाई और 2 बहनें हैं जी। मेरा नंबर 5 है जी। और मेरे बाप जो हैं वो एक फैक्ट्री में काम करते थे और मेरी माँ जो है वो घरेलू खतून थी। मैंने अपनी जो तालीम है गवर्नमेंट स्कूल से हासिल की जी। उसके बाद मैंने सिस्टर्स की लाइफ को देखना शुरू किया मैट्रिक के बाद, लेकिन वो हमारे घर के साथ ही एक छोटा सा चर्च था। मेरा घर और चर्च की दीवार एक थे, तो मैं सिस्टर्स को देखती थी कि वो हमारे घर में आती हैं, मेडिसिन देती हैं लोगों को। तो वहीं से मुझे शौक़ पैदा हुआ कि जब तक मैं सिस्टर नहीं बनूंगी मैं एक नर्स नहीं बन सकती। लेकिन ये मेरा छोटे होने का ख्वाब था या ख्याल था जी। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि सिस्टर बनना एक अलग चीज़ है और एक नर्स बनना एक अलग चीज़ है। ठीक है। फिर मैंने सिस्टर्स की लाइफ को ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने सिस्टर्स में रह के मैंने मैट्रिक की, FA की और उसके बाद मैंने मेडिकल नर्सिंग को ज्वाइन किया। और आज मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि मैं एक मेडिकल शोबे से ताल्लुक़ रखती हूँ जी। और मैं एक मेडिकल नर्स होने के हवाले से अदारे की रिस्पॉन्सिबल भी हूँ। ठीक है जी। सिस्टर साहिबा, शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे तरीके से अपना तारुफ भी बताया और किस तरह की फ़ैमिली से आपका ताल्लुक़ था। तो सिस्टर, मेरा क्वेश्चन ये है कि किस तरीके से आपको किस वक्त में महसूस हुआ, जैसे आप कह रही हैं कि आप बचपन से ही जो था वो देखती थी, सिस्टर्स को देखती थी, उनकी लाइफ को देखती थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप एक स्टाफ नर्स बनना चाहती थी। तो किस टाइम आपको महसूस हुआ कि आपकी जो है वो बुलाहट जो है वो एक राहबा के तौर पर है? जी, वो जब मेरे अब्बू थे वो बीमार थे तो मेरी यही ख्वाहिश होती थी कि मैं इनकी खिदमत करूं। तो जब मैं उनकी खिदमत करती थी तो सिस्टर्स हमारे गांव में आते थे जी हर जुमेरात को, तो मैं उनके साथ काम करती थी। तो मैं देख के उनको खुश होती थी कि मैं ये भी काम करूं। लेकिन इसमें मेरी अम्मी का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है। क्योंकि मेरी माँ जो चाहती थी कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर एक सिस्टर बने जी। और जब हम तब पाकिस्तानी सिस्टर्स नहीं थे, फॉरेनर सिस्टर्स थे जो हमारे गांव में आते थे, तो मैं उनको ही देख के हर जुमेरात को उनके साथ मेडिसिन देने में हेल्प करती थी। उनके आने से पहले चर्च में जाती थी, चीज़ें अरेंज करती थी, क्योंकि चर्च की हिफाजत करना और चर्च की चाबी जो थी वो मेरे माँ बाप के पास थी। तो इसके हवाले से फिर मैं उनको देख के सिस्टर्स को और अपनी अम्मी के ख्वाब को देखते हुए मैं सिस्टर बनने की तरफ चली जी। नाज़रीन, जैसा कि बहुत सारे प्रोग्राम्स में आप बहुत सारी ख़वातीन लीडर्स को मिलते हैं। ख़वातीन जो हैं वो अपनी सक्सेस स्टोरी को, अपनी पूरी लाइफ की जो उनकी काविशें होती हैं वो आपके सामने शेयर करते हैं। तो आज की जो हमारी मेहमान खातून जो हैं वो खुदा की राहबा हैं। आप जानते हैं कि एक ऐसा शोबा चुनना जिसमें कि आप अपनी सारी ज़िंदगी खुदा के लिए वक्फ़ कर देते हैं, इसमें आपको अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ता है, अपनी जो पूरी की पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी होती है उसके लिए, अपने चर्च के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ कर देना होता है। तो इन सारी बातों को लेकर एक जो आम
خاتون ہے. عام خاتون اس لیے کہوں گی کہ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ہم جو خواتین ہوتی ہیں شادی کرتے ہیں, فیملی ہوتی ہے, بچے ہوتے ہیں, وہ ایک لائف فرق ہوتی ہے. لیکن ایک راہبہ ایک ایسی خاتون ہوتی ہیں جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنی زندگی کو وقف کیا ہوتا ہے. تو سسٹر میرا کوسچن یہ ہے کہ آپ نے ساری عمر جو ہے وہ خدا کی راہ پر جو ہے وہ دے دی ہوئی ہے, تو جب آپ گھر جاتے ہیں یا اپنے بہن بھائیوں کو ملتے ہیں تو یقیناً ان کی زندگی جو ہے مختلف زندگی ہے, اور آپ کی زندگی جو ہے, کیونکہ ہم لوگ بھی چرچ سے جو ہے وہ چرچ کو جانتے ہیں, ننس کی لائف کو جانتے ہیں, تو یہ ایکسپیرینس کیسا ہے کہ یہ میرے ناظرین کو تھوڑا سا بتائیں. یہ سچ ہے کہ جب ہم گھر میں جاتے ہیں تو ظاہر ہے جیسے فیملیز ہیں ان کو سب پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی لائف ڈیڈیکیٹ کی ہوئی ہے. جی, ان کی اپنی مشکلات ہوتی ہے, بینگ ریلیجیس ہماری اپنی ہوتی ہیں. بالکل. لیکن خدا کا شکر ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ میری فیملی جو ہے مجھے بہت سپورٹ کرتی ہیں. جی, ہمیشہ انکریج کرتے ہیں کہ یہ لائف بے شک ڈیفیکلٹ بھی ہے, لیکن جب ایک دفعہ خدا کے لیے میں نے ہاں کہہ دی ہے جی, تو پھر یہ پوری زندگی کے لیے میرے لیے ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ میں بہت خوش ہوں اپنی لائف سے, میں بہت خوش ہوں. آج تک میرے ذہن میں کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ میں یہ چھوڑ کے چلی جاؤں. جی, اور اتنے تھوڑے عرصے میں خدا نے مجھے وہ مقام دیے ہیں, خدا نے مجھے وہ رتبہ دیا ہے تاکہ میں لوگوں کے لیے خدمت کر سکوں, لوگوں کی حفاظت کر سکوں. تو آج میں اس عہدے پہ ہوں کہ جس سے میں خوش ہوں. جی, یقیناً یہ حقیقی بلاہٹ ہے جس کی وجہ سے آپ مطمئن ہیں اور اپنے فرائض کو سر انجام دے رہی ہیں. ناظرین, جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ سسٹر ایک بہت جو اہم فریضہ ہے اس کو سر انجام دے رہی ہیں, تو میں سسٹر سے ہی پوچھوں گی, انہی کو کہوں گی کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ وہ اس ٹائم کس ادارے کی ہیڈ ہیں اور وہ اس ادارے میں کون سا فریضہ سر انجام دے رہی ہیں. اس وقت ہمارے پاکستان میں 6 گھر ہیں. جی, فیصل آباد میں بھی ہے, لاہور میں ہے, پنڈی میں ہے, اسلام آباد میں بھی ہے, اور ان کے ساتھ ساتھ ہم اسکولوں میں کام کرتے ہیں. لیکن ہمارے پاس ایک اسپیشل انسٹیٹیوٹ ہے دارالکرشمہ کے نام سے, جہاں پہ ہم مینٹلی ریٹارڈڈ لوگوں کی کیئر کرتے ہیں. یہ ادارہ جو ہے یہ مکمل چیریٹی بیس پہ ہے. ٹھیک ہے. اس میں مذہب کا کوئی تعصب نہیں ہے. اس میں مسلم, کرسچن, ہندو, ہر مذہب کے لوگ شامل ہیں, اور ہم ان کو اسی طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں جس طرح کہ ہم کرسچینٹی کو کرتے ہیں. اور یہ ادارے میں لوگوں سے کوئی بھی قسم کے پیسے یا ان کی میڈیسن یا ان کے کپڑے کے لیے نہیں لیا جاتا. کیونکہ بہت سارے ہماری کرسچنس فیملی, ہمارے مسلمس فرینڈس جو اس ادارے کو سپورٹ کرتے ہیں. اس ادارے میں آلموسٹ ہمارے پاس 120 ریزیڈنٹس ہیں, جن میں میل اور فیمیل ہیں. میلز کا پورشن علیحدہ ہے, فیمیل کا الگ ہے, اور پلس سسٹرز ہیں, 4 سسٹرز ہیں جو ہم ادارے کی کیئر کرتے ہیں. اور اس میں 25 ڈومیسٹک سٹاف ہے. ٹھیک ہے. جن میں میل فیمیل, ڈے کے لیے کچھ اور ہوتے ہیں, رات کے لیے اور سٹاف ہوتا ہے. اور ان کو آفٹر 15 ڈیز ہم مینٹل ہاسپٹل کے لیے چیک اپ کے لیے لے کے جاتے ہیں. اور وہاں کے ڈاکٹرز کو بھی میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گی کیونکہ وہ بہت کوپریٹیو ہیں اور ہمارے ساتھ بہت تعاون کرتے ہیں. اگر کوئی سویئر پیشنٹ ہو تو 15 ڈیز سے پہلے بھی لے جاتے ہیں, لیکن اگر نہیں ہو تو آفٹر 15 ڈیز یا آفٹر 1 منتھ ہم ان کو لے کے جاتے ہیں. یہ ادارہ جو ہے یہ دارالکرشمہ یوحنا آباد میں نشتر کالونی میں ہے. اور وہاں پہ ایک چھوٹی سی بستی ہے کرسچن کالونی, وہاں پہ فادرز ہیں, OMI فادرز ہیں, بردرز آف چیریٹی ہیں, لیکن ہم سسٹرز آف چیریٹی آف سینٹ جان انٹیڈ اس ادارے کو چلا رہے ہیں. جی بالکل. ناظرین, جیسا کہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ سسٹر جو ہے وہ ایک مقدس فریضہ ہے, کیونکہ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ہم خود اپنے جو ہمارے سگے بہن بھائی ہوتے ہیں, ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں, اور بہت دفعہ بچے ہمارے اس حالت میں ہوتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں سنبھالتے, جو کہ ہمارا اپنا فرض ہوتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو, اپنے عزیزوں کو ہم سنبھالیں. ہم بہت دفعہ ان کی خدمت کرتے کرتے اکتا جاتے ہیں یا بہت دفعہ برا بھلا بھی کہتے ہیں. لیکن سسٹر سے ہم بات کر رہے ہیں, ان کے ادارے میں پوچھ رہے ہیں, آپ نے جیسا کہ ان سے سنا کہ وہ کس طریقے سے ان سب کو سنبھالتے ہیں اور بغیر کسی تفریق کے. وہاں پر تمام مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کی وہ بہت اچھے طریقے سے کیئر کرتی ہیں. تو سسٹر ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ جب فیملیز آپ کے پاس آتی ہیں, جب بھی کسی اس طرح کے مریض کو وہ لوگ لے کے آتے ہیں, تو ان کا کیا بیہیویئر ہوتا ہے اپنے مریضوں کو لے کے؟
पहले शुरू में तो हम विजिट नहीं इंस्टीट्यूट की करवाते, लेकिन जैसे उनका हम पेशेंट ले लेते हैं तो फिर वो ये होता है कि शुरू में तो सम फैमिलीज बहुत अच्छा एटीट्यूड दिखाते हैं, बहुत अच्छा रवैया होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा रवैया नहीं होता, क्योंकि जब छोड़ जाते हैं, क्योंकि हमारी पॉलिसी में है कि महीने में कम से कम एक दफ़ा विज़िट की जाए ताकि इनके लिए कुछ ना कुछ आप लेके आएँ। लेकिन फैमिलीज जब एक दफ़ा छोड़ जाती हैं तो फिर टिल द डेथ वो नहीं दोबारा आते। तो जिसके लिए हम सिस्टर्स ऑफ चैरिटी ऑफ सेंट जर्नाटीन, उनके बैरियल का भी हमने खुद इंतज़ाम करना होता है और फैमिली लेके नहीं जाती। और सबसे ज़्यादा जो मुश्किल आती है, हम कहते हैं कि हमें कोई कॉन्टैक्ट नंबर राइट दे, वो देते 2 या 3 है, लेकिन एंड पे क्या होता है जब हम कोई भी नहीं काम करता, तो जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। तो लेकिन ये है कि नॉट ऑल, लेकिन कुछ फैमिलीज़ हैं जो इस तरीके से इस तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो भी हैं हमारे साथ तामन करते हैं और हमारे पेशेंट की रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सिस्टर जो भी जितने भी ये पेशेंट्स आते हैं आपके पास, तो वो सारा का सारा आप लोग खुद ही उनके लिए करते हैं, यानी कि जो रिलेटिव्स छोड़ जाते हैं वो किसी किस्म की कोई कहते हैं ना कि मतलब कोई फ़ी या कुछ इस तरीके से मदद नहीं करते? नहीं, जब मैंने कहा था कि चैरिटी बेस पे, इसका मतलब है कि यानी कि कोई फ़ी या कोई चार्जेस नहीं है, यानी अपने पेशेंट्स के लिए भी वो कुछ नहीं करते। सिर्फ हम उनको ये कहते हैं कि जब आप विजिट के लिए आएँ तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ अपने पेशेंट के लिए लेके आएँ, ना सिर्फ थोड़ा सा उसके लिए बल्कि सब के लिए, ताकि जब एक पेशेंट की आती है विजिट तो फिर उनका जो चीज़ें होती हैं हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, वरना जो भी कुछ वहाँ पे एक्सपेंस है, सब कुछ है, लॉजिंग है, मेडिसिन है, केयर के हवाले से है, सब कुछ हम सिस्टर्स ऑफ चैरिटी ऑफ सेंट जर्नाटीन ही करते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि सिस्टर बता रही हैं कि किस तरीके से हम जो लोग हैं, हम जो रिश्तेदार होते हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है। हमें अपने प्यारों को जो है वो संभालना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए, क्योंकि मेरा ख़्याल है कि जब इंसान बीमार होता है, मुश्किल में होता है, तो उसको अपने प्यारों की उसी वक्त में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप किसी केयर सेंटर पे, किसी भी हॉस्पिटल में या ऐसे अदारों में अगर अपने रिलेटिव्स को, अपने प्यारों को छोड़ते भी हैं तो यकीनन आपको चाहिए कि आप जाएं, उनकी जो है खैरियत मालूम करें, और जहाँ तक हो सकता है ऐसे अदारों में, बेशक वो चैरिटी बेस होते हैं, लेकिन आपने अपने जो आपके फ़राइज़ हैं उनको ज़रूर पूरा करना चाहिए। तो सिस्टर, मेरा सवाल, जैसे कि आपने इस प्रोफेशन को जब चुना, फिर आप मेडिकल में आई, तो जो भी हमारी यंग बच्चियां हैं, क्योंकि बहुत दफ़ा होता है कि जब हम कॉन्वेंट्स में पढ़ते हैं या चर्चिज़ में जब जाते हैं, हम अपनी नन्स को देखते हैं तो बहुत सारी यंग गर्ल्स जो होती हैं वो इस तरफ आना चाहती हैं, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ जो होता है वो इरादे कई दफ़ा तब्दील हो जाते हैं या कुछ भी। तो अगर कोई बच्चियां इस तरफ आना चाहती हैं तो क्या आप उनको, हमारी यंग जो जनरेशन है, उनको क्या पैगाम देंगी? मेरा उनके लिए यही पैगाम है, अभी भी हमारे पास 10 कैंडिडेट्स हैं जो अभी रिसेंटली आई हैं सिस्टर्स बनने के लिए। उनमें हमारे पास 6 जो हैं वो पोस्ट लेंस है जिन्होंने अपना स्टेप शुरू किया, और उसके अलावा भी जो 10 कैंडिडेट है जिनकी मैंने बात की, उन्होंने भी इस लाइफ को चुनने के लिए खुदावंद बाप को हाँ कही है। तो अभी भी मेरा यही है कि जो भी यंग जनरेशन, जो भी लड़की अगर खुदा की बुलाहट को या खुदा की आवाज़ को सुनना चाहती है तो वो जब कहीं सिस्टर्स देखती है तो उनको पर्सनली मिले, पैरिश प्रीस्ट जो हैं उनको मिले, अपने इरादे के बारे में बताए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे तवज्जो दे, क्योंकि मेरे ख़्याल में आजकल की जो जनरेशन है वो पढ़ाई से थोड़ा सा दूर हो रही है, और अपना टाइम पढ़ाई में गुजारें, चर्च जाएं, फादर से बात करें, सिस्टर से बात करें और उनसे गाइडलाइन लें। उनसे पूछें कि मैं ये लाइफ को चुनना चाह रही हूँ, तो आप मेरी मदद और रहनुमाई करें। तो मेरा ख़्याल है कि इस तरीके से, और फिर हमें जब दुआ में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं तो खुदा की आवाज़ को सुनने में ज़्यादा मदद और रहनुमाई मिलती है। जी बिल्कुल सिस्टर, आपकी बात के साथ मेरे जहन में एक और बात आई कि बहुत दफ़ा, जैसे अभी आपको भी नाज़रीन हमारे सुन रहे होंगे, तो बहुत से लोग जो होते हैं वो ऐसे लोगों के लिए
हेल्प करना चाहते हैं या उनकी खिदमत करने के लिए ऐसे इदारों से जुड़ना चाहते हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप 4 नन्स हैं और इसके अलावा सारा डोमेस्टिक स्टाफ है, तो अगर कोई एज ए वॉलंटियर या वैसे जो है इस तरह के लोगों की खिदमत के लिए आना चाहता है तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार होता है? जी, वो भी आके मुझे मिलते हैं, फिर वो अपनी CV वगैरह, अगर तो एजुकेटेड पर्सन है, अगर वैसे केयर टेकर के तौर पे आना चाहते हैं तो हम एक्सेप्ट करते हैं एज ए वॉलंटियर। ठीक है। और हमारे पास मैं बताना चाहूँगी एक जनरल स्टाफ भी है। ठीक है। क्योंकि वरना आपको पता हॉस्पिटल में बहुत अच्छी पे मिलती है, लेकिन इंस्टीट्यूट में हम इतना उस तरीके से नहीं कर सकते। बट उसने अपने आप को एज ए वॉलंटियर किया हुआ, डेडिकेटेड दारुल करिश्मा में। ऑफ कोर्स हम उसको पे भी करते हैं, लेकिन उसका टाइमिंग हॉस्पिटल की निस्बत हमारे अदारे में फ़र्क है जी, और पे स्किल भी फ़र्क है। तो इस लिहाज से मैं चाहती हूँ कि जब भी कोई आपकी मदद करे और कोई भी वॉलंटियर, कोई भी हमारी जमात की सिस्टर्स इनको मिलती हैं, आप बात करें, वरना दारुल करिश्मा पे आप आएँ, मैं वहाँ पे हर वक्त मौजूद होती हूँ। मैं नहीं तो दूसरी सिस्टर्स भी हैं, वो भी आपकी मदद और रहनुमाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल सिस्टर, थैंक यू सो मच हमारी रहनुमाई के लिए भी। तो सिस्टर मेरा थोड़ा सा एक इस टॉपिक से हट के क्वेश्चन है कि जब पाकिस्तान में मिशनरी थे तो एजुकेशन और मेडिकल अगर हम देखते हैं तो सारा का सारा उनकी खिदमात थी, तो क्या अब भी जो भी मेडिकल में या एजुकेशन वाली साइड पे जो हमारे मिशनरी हैं, मिशनरी नहीं, हमारे जो पाकिस्तानी सिस्टर्स हैं या जो काहिन हैं, वो क्या उसी डेडिकेशन के साथ ही जो है वो काम हो रहा है, या मतलब उस तरीके, क्योंकि वो जो एक पैशन तब हम देखते थे अपने मिशनरियों में वो बहुत ज़्यादा था कि अगर हम हॉस्पिटल्स में भी जाते थे, स्कूल्स में भी, जो हम मतलब अपने वक्तों में हम लोग अगर सिस्टर्स को याद करते हैं जब कॉन्वेंट में पढ़ते थे या चर्च जाते थे, तो जो फॉरेनर फादर्स थे तो उनका एक तरीक़ेकार फ़र्क था। तो आपको क्या लगता है कि क्या वो तरीक़ेकार फ़र्क है, तरबियत में फ़र्क आ गया है, या वैसे ही वक्त बदल गया है तो सब कुछ? मैं ये भी कहना चाहूँगी कि वक्त भी बदल गया है जी। फिर अगर आप वक्त के तकाज़ों को देखें जी, तो लोग भी बदल गए हैं, मीडिया बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो अभी भी मिशनरीज़ हैं, हम या अपने जो मुल्क खिदमत में कर भी- रहे हैं, हाँ जी, हम अपने मुल्क में हम भी मिशनरी हैं। बिल्कुल, हाँ वो जी। तो बाहर से आए, वो भी मिशनरी हैं, लेकिन मेरा ख्याल है हर डेडिकेटेड पर्सन और जिसने अपनी ज़िंदगी खुदा के लिए वक्फ किया ना, वो अपने काम को उसी पैशन से, उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से और उसी जज्बे से कर रहा है। लेकिन ये है कि उस वक्त का दौर कुछ और था, आज का दौर कुछ और है। अब बच्चों की डिमांड कुछ और है और रिलीजियस लाइफ की कुछ और है, और मिशनरीज की बिल्कुल सिस्टर, आपसे एग्री करती हूँ। मुझे याद है कि अगर हम उस वक्त की बात करते हैं कि जिस टाइम में मैं कह रही हूँ कि मिशनरीज़ का तरीक़ेकार फ़र्क था, तो मेरा ख्याल है कि उस वक्त के लोगों का बिहेवियर भी फ़र्क था कि अगर फादर्स और सिस्टर्स अगर आके कोई बात आपसे कहते थे तो लोग उसको मानते भी थे, उनको जो था वो कबूल करते थे उनकी हर बात को। अब वाकई ही जैसे आप कह रहे हैं कि वक्त बदला है, वक्त के तकाज़े भी बदल गए हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि आप सिस्टर साहिबा की बातें सुन रहे थे और यकीनन आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि वो किस तरीके से एक मुक़द्दस फ़रीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। हमारे प्यारों को वो अपने प्यारों की तरह जो है उनकी केयर कर रहे हैं, किस तरीके से उनको टाइम देते हैं, वक्त पर उनको खाना देते हैं, उनके चेकअप के लिए लेके जाते हैं, जबकि ये सारा का सारा काम जो है वो हम लोगों का है। तो नाज़रीन, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि फैमिली अपने प्यारों से ही बनती है। अगर हम अपने प्यारों को टाइम नहीं दे रहे, और सबसे बड़ी बात उनकी बीमारी में और उनके मुश्किल वक्त में, तो मेरा ख्याल है कि फिर अगर सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे वक्त के साथ ही हैं हम लोग, तो उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं। हम लोग अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, अपने बाकी प्यारों को जो है वो हर हाल में हमें उनको टाइम देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी खिदमत भी करनी चाहिए हर तरह के हालात में। हम सिस्टर साहिबा का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं, उनके अदारे का शुक्रिया अदा करते हैं, और उनके साथ जुड़ी हुई तमाम नन्स का जो कि इस मुक़द्दस फ़रीज़े को सर अंजाम दे रही हैं। और भी मैं कोशिश करूँगी कि हम अपनी जो एजुकेशन से और मेडिकल से जुड़ी हुई जो हमारी नन्स हैं, जो अभी भी इस मुक़द्दस फ़रीज़े को सर अंजाम दे रही हैं, उनको हम अपने सेट पर बुलाएँ और आपको उनसे मिलवाएं, और उनकी जो स्ट्रगल है, उनकी जो सक्सेस स्टोरी है, वो अपनी यंग जनरेशन को बताएं कि आज के दौर में भी जो हमारे मिशनरी हैं वो किस तरीके से काम
सर अंजाम दे रहे हैं। यकीनन आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। सिस्टर का भी जो उन्होंने अपनी यंग जनरेशन के लिए पैगाम दिया है कि मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और यकीनन अपनी ज़िंदगी जो है वो खुदा के साथ गुजारें, खुदा को वक्त दें, तो यकीनन खुदा भी आपका मददगार होगा। प्रोग्राम को इसी तरीके से लाइक करते रहें, फीडबैक देते रहें और देखते रहें सांझा पाकिस्तान।